दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलासा करने वाला हूं। पहला, क्या बाबा साहब ने कहा था कि शासक समुदाय बनाना ही हमारा लक्ष्य है? यदि कहा था तो कहां कहा था, किस संदर्भ में कहा था, यह पूरा सच है या आधा सच है, इसके आगे भी उन्होंने कहा था तो क्या कहा था, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, आप अक्सर सुनते होंगे भाषणों में और कई लेख भी लिखते हैं कि आगरा के भाषण में 18 मार्च 1956 बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। क्या यह सच है या कुछ और कहा था, यह भी खुलासा करने वाला हूं। यदि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा था तो आखिर यह नारा गढ़ा क्यों गया? क्या पढ़े लिखे लोगों पर एक नैतिक दबाव बनाने के लिए बनाया गया? उसका पर्पस क्या था? इन तमाम पहलुओं पर इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले लिए चलता हूं आपको मद्रास। 1944 सितंबर बाबा साहब का वहां विजिट हुआ था। उस समय पेरियार से भी उनकी मुलाकात हुई थी और जो बातचीत हुई थी वहां, जो उन्होंने कहा था, वो वीडियो मैं बना चुका हूं। उसके बाद वहां पर बाबा साहब की एक मीटिंग हुई थी 24 सितंबर 1944 को 4 बजे। और जो लोग, जो संगठन शामिल थे, उनका पहले इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर उन्होंने जो कहा था और किस संदर्भ में कहा था, इस पर बात करूंगा। सबसे पहले रेफरेंस देता हूं। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो वॉल्यूम 40 उठाएं और उसमें दो तरह का ट्रांसलेशन आया है। एक ट्रांसलेशन है शासक समुदाय बनाना ही हमारा लक्ष्य और आकांक्षा, और दूसरा ट्रांसलेशन है मैं भारत के देशभक्तों से बहुत आगे था। ये दोनों आपको वॉल्यूम 40 में मिलेंगे। दो एडिशन आए हों तो जाहिर है दो अलग अलग टाइटल दिए गए हों। लेकिन अंग्रेजी में अगर ओरिजिनल आप देखना चाहें तो आप वॉल्यूम 17 पार्ट 3 चले जाइए, पार्ट 3। और यहाँ पर पेज नंबर 322 से लेके 338 तक है, तकरीबन 322 से 338 तक है। 14-15 पेज इसमें है और हिंदी वाले में 10 पेज है। पेज आप रेफरेंस दे रहा हूँ, वॉल्यूम 17 पार्ट 3, वहाँ चले जाइए। और टाइटल है उनके भाषण का, आई वॉज फार अहेड ऑफ पैट्रियट्स ऑफ इंडिया। यही संदर्भ है। हिंदी में 10 पेज का तकरीबन भाषण है, 14-15 पेज अंग्रेजी में है। और जो उन्होंने कहा था, अब आता हूं सीधे मुद्दे पर। 24 सितंबर 1944 दिन रविवार। उस दिन मेमोरियल हॉल, पार्क टाउन, मद्रास में राव बहादुर एन शिवराज के सभापतित्व में अछूतों की एक सभा आयोजित की गई। उसमें डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत बहुत ही जोरदार तरीके से किया गया था। उस सभा में मद्रास आदि द्रविड़ वर्कर्स एसोसिएशन, साउथ इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन, नागरिक और सैनिक स्टेशन बेंगलोर के अनुसूचित जातियों के फेडरेशन, मद्रास अनुसूचित जाति छात्र संघ और आंध्र प्रांतीय अनुसूचित जाति कल्याण संघ और अन्य संस्थाओं ने मिलकर डॉक्टर अंबेडकर को एक अभिनंदन पत्र भेंट किया था। इस मौके पर एक युवक ने बी.आर. अंबेडकर को भगवान बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा भी भेंट की थी और यह प्रतिमा उसने स्वयं बनाई थी। यदि आप पूरे लंबे भाषण को देखेंगे तो इसमें गोलमेज सम्मेलन की चर्चा है, गांधी जिन्ना मुलाकात की चर्चा है, आयरिश समस्या की चर्चा है, और उसके बाद आखिरी पैराग्राफ आप चले जाएं, आखिरी पेज पर उस समय जो कह रहे हैं वही मैं आपको सुनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, आप लोग समझ लें हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य और आकांक्षा एक शासक समुदाय जाति की है। आप सब लोग इस बात को मन में बैठा लें और आप लोग अपने घरों की दीवारों पर लिख दें ताकि आप रोजाना यह याद रख सकें कि हमारी आकांक्षाएं और हमारा लक्ष्य कोई मामूली स्वरूप का लक्ष्य नहीं है। यह अब तक के हमारे लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य है। देखना यह है कि हमें एक शासक जाति के रूप में माना जाए।
यदि आप यह महसूस करते हैं तो आप मानेंगे कि इसे कार्य रूप देने के लिए हमें कितने भारी प्रयास करने होंगे। मात्र शब्दों से काम नहीं चलेगा, मात्र संकल्पों से लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हो सकता है श्री गांधी इसे झांसा पट्टी मानकर दरकिनार कर दें। हमें श्री गांधी और महामहिम सम्राट की सरकार दोनों के सामने सिद्ध करना होगा, और मैं दोहराता हूं, आई रिपीट, कि इस महामहिम सम्राट की सरकार से भी हमारा अभिप्राय है बिजनेस। बिजनेस अर्थात बिजनेस, आई मीन बिजनेस। लिसन लिसन, पूरी तरह उद्देश्य की बात, और महामहिम सम्राट ने अपने उद्देश्यों की मांग करेंगे, हम महामहिम से मांग करेंगे, ये बात कह रहे हैं। आखिरी पैराग्राफ है वो दिलचस्प है। लिख रहे हैं, कदाचित मेरे इस शहर में आने पर यहां अनुसूचित जातियों में जोश की तीव्र लहर दिखाई दे रही है। आप स्थानीय रीति से और स्थानीय भावना से अपनी स्थानीय गतिविधियों को चलाकर कभी सबल नहीं हो सकते। आप सबको एक ध्वज के नीचे, एक संगठन और एक राजनीतिक दल में एकत्र होना सीखना होगा, तथा ऐसा करके दुनिया को दिखाना होगा कि आप लोग अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन नाम से ज्ञात एक संगठन के अधीन एक सूत्र में बंधे। बात समझिए जो कह रहा हूं। वो कह रहे थे कि एक सूत्र में बंधना होगा, एक झंडे, कम अंडर वन फ्लैग, एक झंडे के नीचे आपको आना होगा। अब सवाल है कि जो लोग ये भाषण आपको सुनाते हैं, सिर्फ टाइटल सुनाते हैं कि शासक समुदाय बनना है, क्या कभी वो याद करते हैं कि बाबा साहब ने क्या कंक्लूड किया था, क्या राय दी थी, क्या राइटर लगाया था कि एक झंडे के नीचे, एक पार्टी के नीचे आना है। समीक्षा कर रहा हूं। आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, क्या एक झंडे के नीचे आई? कितने खंड, कितने टुकड़े टुकड़े हुए, आप सोचिए। उसमें से हर टुकड़ा अगर कहे कि शासक समुदाय बनना है तो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 16% भी मान लीजिए तो 16%, और ट्राइब भी जोड़ दीजिए 7.5%, तो 22-23% में कोई सरकार हुक्मरान आपको नहीं बना सकता है। कांशीराम, उन्होंने बाम से बनाई, बाद में बीएसपी पार्टी भी बनाई। बीएसपी पार्टी की जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन बाम सिर्फ जो कर्मचारियों का एक संगठन था, कांशीराम के जीवन काल में ही कितने टुकड़ों में बट गया। चाहे आरपीआई हो, चाहे कांशीराम द्वारा बनाई गई बाम सिर्फ हो, ये इतने टुकड़ों में बटा, इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या मैं, आप, आम जनता, सरकारी कर्मचारी, या कौन? अब हर समुदाय कह रहा है कि शासक समुदाय बनना है। 16% वोट है, कोई 200 वोट लाता है, कोई 500 वोट लाता है, कोई 50,000 वोट लाता है। इतने वोट लाकर कैसे शासक समुदाय बनेगा, उससे एक बार सवाल जरूर पूछेगा। ये जो बंटवारा हुआ, जो ये विभाजन हुआ, क्या आम जनता किया? नहीं। ये विभाजन, ये बंटवारा उस संगठन में जो काम कर रहे लोग थे उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने भी किया होगा, और सैद्धांतिक मतभेदों ने भी। इसलिए आपको यह सवाल पूछना जरूरी है। लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों को आर्थिक सहयोग किया, तरह तरह का सहयोग किया, लेकिन पिछले 4 दशकों में क्या शासक समुदाय बन पाया? बीएसपी पावर में आई उत्तर प्रदेश में, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, लेकिन धीरे धीरे बसपा का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, वोट परसेंटेज गिरा, और पिछले विधानसभा में मात्र 1 विधायक जीत पाया। उसके अलावा कई और छोटे छोटे दल हैं, 200, 400, 500 वोट मिलते हैं सबको, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि शासक समुदाय बनना है। बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, हवा में भाषण देते हैं। इनसे पूछिए कि आर्थिक मुक्ति के एजेंडा आपके पास क्या है? और शासक समुदाय बनी गया तो 2024 में इलेक्शन आने वाला है, बताएं कि उसमें कितने वोट आपको आने वाले, कितने सीट, 272 सीट जीत पाएंगे? तो नहीं जीतेंगे तो फिर क्या किया जाए? तो ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। अब आइए दूसरे एपिसोड की ओर लिए चलता हूं। क्या बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है? 18 मार्च 1956 का भाषण है। वो भाषण अंग्रेजी के संकलन में नहीं है।
तो मैंने पता लगाया कि आखिर 1856 में कहाँ छपा होगा। तो मुझे प्रबुद्ध भारत का रेफरेंस मिला, स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा प्रबुद्ध भारत में क्या छपा था, और उसका मैंने पहले अंग्रेजी अनुवाद कराया। हिंदी वॉल्यूम्स हमने तलाशें तो हिंदी वॉल्यूम में मुझे उसका रेफरेंस मिला। एक जगह उन्होंने लिखा है आगरा का भाषण ने कि रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का है। तो पहले स्क्रीन पे आप मराठी वर्जन देखिए, उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद सुनाता हूँ, उसके बाद हिंदी में उन्होंने क्या कहा था। वो जो छपा है मैं प्रमाणिक इसी को मानता हूँ, क्योंकि उनके संकलन में ये छपा हुआ है। बाद में कोई हेरा फेरी कर दिया गया हो, किसी के द्वारा किया गया हो, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं प्राइमरी सोर्स पे विश्वास करता हूँ। अब चलिए आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन पहले सुनाता हूँ, फिर हिंदी अनुवाद, उसके बाद समीक्षा और निष्कर्ष आपके ऊपर छोड़ूंगा। स्क्रीन पे आप मराठी पढ़ रहे होंगे, प्रबुद्ध भारत का है और मराठी के वॉल्यूम 18 में ये छपा हुआ है, और उसका जो अनुवाद है वो मैं आपको सुनाता हूँ अंग्रेजी पहले फिर हिंदी। कि द ड्यूटी ऑफ द एजुकेटेड क्लास इज टू सर्व देयर पुअर एंड इलिटरेट ब्रेदरन on acquiring high ranking government office. These educated people forget their own people. This is because they lack a sense of affinity towards their own community and do not feel the desire to uplift their own people. A lack of religious brotherhood is another reason for this apathy. If they continues to ignore their own people, then the community is bound to regress. ये अंग्रेजी अनुवाद है। अपेक्षा करना अलग बात है, उम्मीद करना अलग बात है, और उसका अनुवाद धोखा देना ये अलग बात है। क्यों ये गढ़ा गया है वो अंत में बताऊंगा, पहले हिंदी सुन लीजिए। जो उन्होंने लेख उनके संकलन में छपा है मराठी से ही छपा है, रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का है। उसमें कहा उन्होंने, कुछ पैराग्राफ्स में बता रहा हूँ, और पेज वॉल्यूम 40 पेज नंबर 404 से लेकर 406 आप देख सकते हैं, ये छपा हुआ है। हाँ, तो वो कह रहे हैं 18 मार्च 56 को कि 25 साल पहले राजनीति में प्रवेश करते समय मेरे जीवन के 3 उद्देश्य थे। पहला, अस्पृश्यों के हर घर में ज्ञान की गंगा का प्रवाह पहुंचाना। इस उद्देश्य में मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली। कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज अस्पृश्य लोग आगे भले न हो, मुझे आत्मविश्वास है कि कुछ ही दिनों में वे अच्छी प्रगति हासिल कर सकते हैं। मेरे कार्य का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था सरकारी नौकरियों में अस्पृश्यों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिलाना, रिप्रेजेंटेशन दिलाना। मेरी कोशिश से प्राप्त सफलता आज आपके सामने है। इन दोनों उद्देश्यों में आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन दूर दराज के गांव में रहने वाले मेरे अनगिनत दलित बंधुओं की स्थिति में सुधार लाने के मेरे तीसरे उद्देश्य में मुझे अभी बहुत कम सफलता मिली है। इसलिए मेरी बची हुई जिंदगी और मेरा पूरा सामर्थ्य इन अस्पृश्य भाइयों के सर्वांगीण सुधार के लिए व्यतीत करने का मैंने निश्चय किया है। जब तक वे खेती छोड़कर शहरों में रहने नहीं आते, तब तक उनके जीवन की स्थितियों में सुधार आने वाला नहीं। हमारे गांव में रहने वाले इस अस्पृश्यों का अपने पुरखों के गांव में रहने का मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें लगता है यही अपनी रोजी रोटी है, लेकिन रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का है। जिन गांवों में उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता है, पग पग पर उन्हें अपमानित किया जाता है, जहां उन्हें अपमानित होकर स्वाभिमान शून्य जीवन जीना पड़ता है, ऐसे गांव किस काम के। गांव के अस्पृश्य अपने गांव से निकलकर वहां चले जाएं जहां पड़ती जमीन हो, उस पर कब्जा करके अपनी मिल्कियत कायम करें। जमीन पर कब्जा करते समय अगर किसी ने टोका तो उनसे साफ साफ कहें कि हम जमीन छोड़ेंगे नहीं, हम सरकार को सही लगान देने के लिए तैयार हैं।
नए गांव बसाकर स्वाभिमान से परिपूर्ण इंसानियत भरा जीवन जिएं, नए समाज का निर्माण करें, वहां के सभी काम करें। ऐसे गांव में उन्हें अस्पृश्य कहकर उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं अस्पृश्यों द्वारा पड़ती जमीन पर कब्जा करने की मुहिम चलाने वाला हूं। अब आके पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। वो लाइन जो अंग्रेजी में मैंने पढ़ा उसको हिंदी में समझाता हूं, और उसमें बताइए कहां लिखा हुआ है कि धोखा दिया पढ़े लिखे लोगों ने। लिख रहे हैं कि अपने गरीब और अज्ञानी बंधुओं की सेवा करना पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य होता है। बड़े ओहदों पर जाने के बाद अक्सर पढ़े लिखे अशिक्षित बंधुओं को भूल जाते हैं। अपने समाज के बारे में अपनत्व का भाव न होने के कारण ऐसा होता है। उनके मन में अपने बंधुओं के प्रति तिलमिलाहट नहीं होती, यही इसकी वजह है। धर्म भावना का अभाव भी एक लक्षण है। वे अगर अपने अनगिनत बांधवों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो समाज का पतन होगा, ह्रास होगा। ये है वर्बेटम जो किताब में छपा है। इस लाइन को पढ़ने के बाद लगता है कि वो पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। इसमें कहीं उन्होंने नहीं किया जैसे गला फाड़ फाड़ के लोग चिल्लाते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, कहीं उन्होंने नहीं कहा। अपेक्षा जरूर थी पढ़े लिखे लोगों से, और ये जानते थे कि समाज में कोई अगर आंदोलन होगा, कोई सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन होगा तो वो पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही होगा, इसलिए उससे उम्मीद करते थे उनसे। एक बात और बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर के एफर्ट से 1944 और 46 के बीच, अक्टूबर नवंबर 1944 से 46 के बीच स्कॉलरशिप पर 25 से 30 बच्चे विदेश पढ़ने के लिए भेजे गए, और उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। लॉर्ड लिथगो से उन्होंने आग्रह किया था, 3 लाख रुपए सालाना उन्होंने सैंक्शन किया था फॉरेन पढ़ने के लिए। तो उन्होंने 25-30 बच्चे भेजे। उनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि उसमें से जैसे घड़ा पकता है ना, तो कुछ उसमें से पके, कुछ अधपके, कुछ टूट गए, कुछ टूटे रह गए। उनके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं कहा कि उन्होंने धोखा दिया है। 1-2 बैच ही गया होगा, उसमें से क्या किया होगा नहीं किया होगा पता नहीं, लेकिन ये तो एक सतत लंबी प्रक्रिया होती है। वर्षों जब आप शिक्षा पर इन्वेस्ट करते हैं तब जाकर उसका आउटकम आता है। 10-10 बैच, 20-20 बैच निकलता है तो 2-4 स्कॉलर उसमें से बनते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनके बारे में भी नहीं कहा। आखिर किसने इस आंदोलन को और किन संदर्भों में गढ़ा? मुझे लगता है, सोचिएगा जरूर, कि पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग पर नैतिक दबाव बनाने के लिए इस नारे को गढ़ा गया, ताकि वे दबाव में आकर, शर्म में आके कि नहीं मैंने धोखा नहीं दिया, चंदा मांगने वाले लोगों को बीच बीच में चंदा देता रहे। इसका पर्पस ये है, जो भी पढ़े लिखे लोग और अधिकारी इस वीडियो को सुनेंगे वो सोचने की, दिमाग पर बल देने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करते रहेंगे। शुक्रिया, जय भीम। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।